नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आइए आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस का पेपर जो आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ है और ये आपका टीआरई 2 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम टीआरई 1 का भी डिस्कस कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि किस टाइप का आपका प्रश्न जो है पहले आया हुआ है, उसी हिसाब से हम आगे आपको कराएंगे भी पूरे के पूरे कोर्स में। ठीक है, तो चलिए देखते, ये हमारा सेट नंबर 1 का है। सेट नंबर 1 का ये मतलब 71 नंबर से आपका कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट हुआ। इससे पहले जो है आपका दूसरा पेपर था, मतलब जैसे कि आपका जीएस का पेपर हो गया या फिर जो कॉमन पेपर होता है वो था। यहाँ 71 नंबर से लेकर के और 150 नंबर तक, यानी कि जो आपका 80 को क्वेश्चन है ये आपका कंप्यूटर साइंस का है, जो हम पार्ट बाई पार्ट करके आपको पूरा समझाएंगे। ये आपका ओरिजिनल पेपर है, जैसे था वैसे ही हम काट करके लगा दिए और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसा पेपर का ओरिएंटेशन है, किस बेसिस पे आपका पेपर आया हुआ है, कहाँ से ज्यादा कहाँ से कम, और इस सब के बारे में हम आपको डिटेल भी बताते चलेंगे। आपको एकदम आराम से इसको देखना है टाइम निकाल करके, ताकि आप पूरा पेपर को समझ सके। अगर आपको आगे टीआरई 3 देना है या टीआरई 4 देना है या स्टेट देना है, तो ये सभी के लिए आपका ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब हम चले क्वेश्चन को स्टार्ट करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए आपका पहला क्वेश्चन, यानी कि जो 71 नंबर है, सेट नंबर आपका टीआरई 2 का है। ठीक है, और ये आगे देखिए यहाँ टीआरई 3 लिखा गया। चलिए टीआरई 3 जो देंगे उनके लिए यूजफुल है, और टीआरई 4 देंगे चाहे स्टेट देंगे उनके लिए यूजफुल है। पहला आपका क्वेश्चन क्या था कि द ब्रेन ऑफ आपका कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो आपका सीपीयू होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग आपका यानी कि यूनिट होता है। ये होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको और भी कई नाम से जानते, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पूछा है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको ब्रेन ना बोल करके अगर इसका नाम चेंज कर देगा तभी भी आपको आना चाहिए। तो इस सीपीयू को और क्या बोलते हैं, ये देखिए, सीपीयू को हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, या कई बार प्रोसेसर न लिख करके माइक्रो प्रोसेसर लिखता है। क्या लिखता है? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर लिखा जाता है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है कि जो सीपीयू है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं और माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है ये जनरली आपका 4th जेनरेशन में आया। कौन से जेनरेशन में आया? तो आपका ये 4th जेनरेशन में जनरली आया। लेकिन कुछ आपका स्पेसिफिक है, वो अलग अलग जनरेशन में भी आया हुआ है, जो हम आगे आपका डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, जैसे कि आपका अन्य की 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन से जनरेशन में आया, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जनरली अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करेगा तो 4th जनरेशन में, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक पूछेगा तो उसका आंसर अलग होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। अगर 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया तो बाकी और भी तो जनरेशन है ना। जैसे कि मान लीजिए पहला जनरेशन था, इसमें आपका क्या था? तो वैक्यूम आपका ट्यूब था पहला जनरेशन में। दूसरा जनरेशन में आपका क्या था? तो ट्रांजिस्टर था। दूसरा जनरेशन में क्या था? ट्रांजिस्टर आपका दूसरा में था। तीसरा में क्या था आपका? तो आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथा में आपका क्या था? तो माइक्रो आपका प्रोसेसर। और पांचवा में आपका क्या था? तो एआई जो अभी चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो ये हम जब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे ना, तो इस सब के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन से आप को रिलेट उसको कर सकते हैं, बस उतना बातों को हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। चौथा में आपका जो है मतलब जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया। अब यहाँ देखिए हम सीपीयू का आपको फिगर लगा दिए हैं, इससे आपको क्या क्या समझना है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। तो सीपीयू के अंदर जो होता है आपका 3 गो कंपोनेंट होता है। ये 3 गो आपका क्या होता है? तो पहला आपका सीयू होता है, जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा होगा उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? तो यही आपका सीयू करेगा। अगला यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या आपका? तो एएल आपका यू है, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब मैथमेटिक्स से संबंधित जितना भी काम होगा या कंपैरिजन,
मैचिंग, इस टाइप का जो भी काम होगा ये किसका काम होगा, ये तो एएलयू का काम होगा, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा वो चीजें परफॉर्म किया जाएगा। अगला हमारा देख रहे हैं यहाँ पे आपका कि मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट कहने का क्या मतलब है कि जो भी इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी जो होगा, मतलब जिसके द्वारा स्टोर किया जाएगा वो किसके द्वारा, तो मेमोरी यूनिट के द्वारा स्टोर किया जाएगा। इसके मतलब सर ये जो हमारा सीपीयू है ये क्या है, देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और ये एक टाइप का बोल सकते हैं कि इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर आपका ये 3 कंपोनेंट है, जैसे कि आपका सीयू कंट्रोल यूनिट, आपका एएलयू मेमोरी यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एमयू मेमोरी यूनिट। इसमें हम इनपुट देते हैं और ये प्रोसेस करके हमें आउटपुट आगे देता है। जो हम इनपुट देते हैं वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से, और जो हमें आउटपुट मिलता है वो आउटपुट डिवाइस के ऊपर मिलता है, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस जैसे कि आपका माउस, कीबोर्ड, ये सब आपका इनपुट डिवाइस है। हम पूरा लिस्ट आगे लगा रखे हैं, आपको देंगे। और ये मटेरियल आपको ये लिखा हुआ बोर्ड पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो जो हमारा एप्लीकेशन के ऊपर ये बैच है ना, इस बैच में अभी ये सब मटेरियल जितना भी प्रीवियस ईयर का है ना, ये सब कंटेंट में आपको फ्री वहां पे डाला जा रहा है। इसको बस आपको जा करके वहां से सिर्फ आपको डाउनलोड कर लेना है। मतलब जो एप्लीकेशन है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उसमें आपको जाना है, और कंप्यूटर साइंस वाला परम बैच में जब आप जाइएगा तो वहां पे आपको कंटेंट टैब मिलेगा मटेरियल का, वहां पे ये सब पीडीएफ जो बोर्ड पीडीएफ है ना ये सब हम डाल देंगे, वहां से आप फ्री में इसको एक्सेस कर लीजिएगा, मतलब डाउनलोड करके रख लीजिएगा, या इस सॉल्यूशन के साथ आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन आपका ए हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए अब यहीं पे ये क्वेश्चन आपका आ गया। अब बोलिए कि सर अभी तो आप कुछ और पढ़ा रहे हैं और अभी कुछ और बोल रहे हैं। देखिए हम आपको क्या बोले हैं कि जनरली माइक्रो प्रोसेसर को 4th जनरेशन में कंसीडर किया जाता है, लेकिन यहाँ जो ये है आपका इंटेल आपका 8085 जो आपका माइक्रो प्रोसेसर इज डैश जनरेशन, ये कौन से जनरेशन का है, तो ये हमारा सेकेंड जनरेशन के, किस जनरेशन के, सेकेंड जनरेशन के। हालांकि पहला जनरेशन का जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो भी इंटेल कंपनी का ही है, और वो आपका इंटेल 4004 है। मतलब अगर आपसे ये पूछ ले कि आपका पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है आने की फर्स्ट आपका माइक्रो प्रोसेसर, तो ये भी आपका इंटेल कंपनी का है, इंटेल कंपनी का है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका इंटेल 4004 इसका नाम है। तो ये आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है, क्या आपका, तो आने की फर्स्ट आपका माइक्रो प्रोसेसर। और ये आपका इंटेल जो है 8085 ये सेकेंड जनरेशन में आता है। कौन से जनरेशन में आता है आपका, तो ये सेकेंड जनरेशन में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए। और देखिए माइक्रो प्रोसेसर बोले तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब सर होता है आने की सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग आपका यूनिट, जिसे अभी जस्ट हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोले हैं। ठीक है ना। और इसका जो सीपीयू का स्पीड होता है, स्पीड जो होता है ये किस में मेजर करते हैं, तो सीपीयू का जो स्पीड होता है, देखिए सीपीयू का जो स्पीड होता है ये हम मेजर करते हैं किस में, तो हर्ज में मेजर करते हैं, हर्ज में, या फिर आप बोल सकते हैं किप्स में। किप्स का मतलब होता है किलोस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, या मिप्स बोल सकते हैं MI आपका PS, यानी कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। तो ये सब में हम क्या करते हैं, इस सीपीयू के स्पीड को मेजर करते हैं। जब हम कोर्स में पढ़ाएंगे ना तो ये सब कुछ हम आपको सीपीयू का डिटेल में सब हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है ना। अभी आप इतना बातों को यहाँ से ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिया था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने गलत ही दे दिया था। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा समझिए। कह रहा है कि द मैक्सिमम आपका मेमोरी साइज ऑफ 3rd जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, फिर से माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा है, आने की सीपीयू का घुमा फिरा करके बात कर रहा है। तो तीसरा जनरेशन का जो था इसका आपका साइज क्या था, तो आपका 4 GB था। कितना था आपका, 4 GB। ठीक है। यहाँ 16 MB से बहुत लोग कंफ्यूज किए हैं। देखिए 16 MB इसका सही आंसर नहीं है। 16 MB क्या है ना, ये 3rd जनरेशन का, ये कितना जनरेशन का आपका, तो 3rd जनरेशन का आपका, ये 3rd जनरेशन का, कौन से जनरेशन का, 3rd जनरेशन का। देखिए
जब आपसे पूछता तीसरा जेनरेशन का DIMM यानी कि डुअल इन लाइन मेमोरी पूछता, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल पूछता तीसरा जनरेशन का, जिसको और हम किस नाम से जानते, तो रैम स्टिक के नाम से जानते हैं, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। ये हमारा कितना होता है, तो 16 MB होता है। मतलब 16 MB क्या होता है, तो ये आपका DI आपका MM होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो डुअल इन लाइन मेमोरी आपका मॉड्यूल होता है। क्या होता है, डुअल इन लाइन मेमोरी आपका मॉड्यूल होता है। ये भी आपका थर्ड जेनरेशन का है, ये भी क्या है आपका थर्ड जेनरेशन का। ये कौन सा जेनरेशन का आपका, तो थर्ड जेनरेशन का। ये भी आपका क्या है, तो ये आपका थर्ड जेनरेशन का ही है। और ये पूछा रहता तब आपका 16 MB होता, लेकिन यहाँ पे मेमोरी साइज पूछा है तो कितना, 4 आपका GB का होगा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CPU ऑन आपका सिंगल चिप इज कॉल। देखिए जब CPU के बात कर रहा है, यहाँ CPU के बात कर दिया ना, तो जब CPU के बात कर ही दिया तो आपको आंसर नहीं पता चल गया कि CPU को और हम माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो जब CPU में सिंगल चिप होगा इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलेंगे, CPU में अगर सिंगल चिप होगा तो माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर, या उसी को हम CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी अभी जस्ट जान रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका A हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि कंप्यूटर ऑन सिंगल। यहां पे ध्यान देखिए, दोनों क्वेश्चन में अगर तन को इधर उधर कीजिएगा ना तो दोनों का आप आंसर जो है ना उल्टा दे दीजिएगा। ये कह रहा है कंप्यूटर ऑन सिंगल चिप, और यहां आपका क्या था, CPU ऑन आपका ये सिंगल चिप। तो जब CPU होगा सिंगल चिप तो इसको बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर। और जब हमारा क्या होगा कि कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप, तब ये क्या होगा, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर होगा। क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर, जिसको हम MC के नाम से भी जानते हैं इस माइक्रो कंट्रोलर को। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे आपका कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर आपका प्लेइंग वीडियो गेम। अब इस क्वेश्चन को एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि थोड़ा विवादित क्वेश्चन भी है ये। क्यों, क्योंकि जब पहले BPSC ने आंसर दिया था तो उसका आंसर जो है, देखिए देखिए आपका क्या है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज आपका यूज फॉर प्लेइंग आपका वीडियो गेम। तो वीडियो गेम को प्ले करने के लिए जो है आपका इसमें से किसका यूज किया था, तो ये स्पेशल जो वीडियो गेम खेलने के लिए सिर्फ यूज करते हैं वो आपका जॉयस्टिक है। इसका यूज हम करते हैं स्पेशल वीडियो गेम खेलने के लिए। किस लिए, आपका स्पेशल वीडियो गेम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस जॉयस्टिक को और किस नाम से जानते हैं, तो पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, मतलब पॉइंटर डिवाइस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है। समझ गए बातों को। और इसी जॉयस्टिक के माध्यम से हम मूवमेंट या डायरेक्शन के, जो कर्सर का मूवमेंट होता है या डायरेक्शन, उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब इस जॉयस्टिक के माध्यम से हम क्या करते हैं, मूवमेंट एंड डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। मूवमेंट या डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन BPSC ने जो इसका आंसर माना है, ये बोला है ऑप्शन डी। मतलब पहले BPSC ने जॉयस्टिक बोला था, बाद में बोला ऑप्शन डी। आने की उनका कहने का मतलब है कि हम ट्रैक बॉल और माउस का भी कई केस में गेम खेलने में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहाँ मोर देन वन का ऑप्शन है, इसीलिए डी लिया गया। अगर मोर देन वन का नहीं रहता तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आपका जॉयस्टिक हो जाता। तो BPSC के अकॉर्डिंग आपका ये है आंसर। हालांकि जब हम इस तीनों का बात करेंगे तो ये तीनों के तीनों हमारा क्या है, तो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तीनों के तीनों क्या है, तो आपका इनपुट डिवाइस है हमारा। ठीक है, यहाँ पे ट्रैक बॉल जो है इसे हम डाटा को मोशन में इंटर करने के लिए यूज करते हैं। मतलब डाटा को इससे, यानी कि डाटा को मोशन में इंटर करते हैं।
इंटर करते हैं। जब हमको डाटा को मोशन में इंटर करना होगा तो किसका यूज करेंगे हम, तो ट्रैक बॉल का यूज करेंगे। और बात रह गई आपका माउस का, तो ये माउस जो होता है आपका कुछ ऐसा दिखता है, देखिए हम लगभग फिगर बना रहे हैं, कुछ ऐसा दिखता है हमारा, ठीक है। इसके अंदर ये होता है आपका स्क्रॉल व्यू होता, मतलब जो बीच में होता है क्या होता है, स्क्रॉल आपका व्हील होता है, स्क्रॉल व्हील होता है, ठीक है। एक साइड जो होता है आपका ये क्या होता है आपका लेफ्ट, लेफ्ट आपका बटन, बटन, और इस साइड जो होता है आपका राइट, राइट आपका बटन, राइट आपका बटन होता है, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट राइट बटन माउस में, और स्क्रॉल व्हील जो होता है आपका बीच में, जिसके माध्यम से हम पेज को आगे और पीछे करते हैं। यहाँ पे हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस का फिगर लगाते हैं। देखिए हमारा आउटपुट डिवाइस है, जैसे मॉनिटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीजें प्रिंटर हो गया, आउटपुट डिवाइस है। इनपुट की बात करें तो आपका कीबोर्ड, माउस हो गया, ये लाइट पेन जो हम चला रहे हैं ये हो गया, वेब कैम हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया। तो ये सब आपका क्या हो गया, तो आपका इनपुट डिवाइस है। यहां से आपको इतना बात ध्यान रखना था, अगर स्पेशल गेम खेलने के लिए बात करें तो जॉयस्टिक ही होगा, लेकिन इन सब का भी प्रयोग कर लिया जाता है। ऑप्शन यहां मोर देन वन अबव था, इसीलिए इसका आंसर डी माना गया। 3-4 क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने लास्ट में चेंज किया, वो सब हम आपको बताते चलेंगे कि कहां पे कितना चेंज हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन आप समझ गए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका आने की 77 है। कह रहा है कि डैश इज यूज टू आपका स्टोर सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट आपका अपडेट। कह रहा है इसमें से कौन सा आपका डैश इज यूज टू आपका स्टोर सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट आपका अपडेट, मतलब जिसको अपडेट नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार अगर बन गया तो आप उसमें दोबारा किसी भी तरह का ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। वही क्या है हमारा इसमें से पूछ रहा है। तो देखिए रैम जो आने की रोम जो हमारा होता है, ये क्या होता है आपका आने की रीड, रीड आपका ओनली मेमोरी, रीड आपका ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है आपका, रीड ओनली मेमोरी होता है, मतलब इसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, यानी कि रीड कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो यही होता है आपका इसका आंसर कि डज नॉट अपडेट। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये होता है आपका स्टैटिक रैम, ये क्या है आपका स्टैटिक आपका रैम। स्टैटिक रैम का मतलब क्या, अन्य की स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, पूरे लिख लीजिए स्टैटिक रैंडम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी। और ये आपका ये क्या होता है डायनेमिक, डायनेमिक आपका रैंडम, रैंडम एक्सेस, एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जो ये दोनों के दोनों आपका रैम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है आपका, अन्य की रैम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है आपका, अन्य की रैम का पार्ट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसमें किसी भी तरह का अपडेट नहीं होता। हालांकि जब इसका एडवांस वर्जन के बारे में हम अभी आपको बताएंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे अपडेट पॉसिबल था, लेकिन कैसे और किसके द्वारा जस्ट हम अभी आपको बता रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सी मान लेना है। अगला देखिए, देखिए यहाँ पे हम वही कुछ बातें आपको बताए हैं, जैसे कि रोम के बारे में ये कुछ खास है, जब हम आपको पूरा बैच में पढ़ाएंगे तो ये सब चीज हम आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रीड ओनली मेमोरी हो गया, ये कैसा होता है, परमानेंट इन नेचर होता है। ये हेल्प करता है बूटिंग में, जैसे कि जिस टाइम में आपका सिस्टम ऑन होगा तो उस बूटिंग में आपको ये मदद करेगा। ये कैसा होता है, नॉन वोलाटाइल इन नेचर। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया, अगर मान लिया जाए अगर आपके सिस्टम का पावर ऑफ होता है, अगर आपके सिस्टम, अगर आपके सिस्टम के पावर अगर ऑफ होता है तो डाटा लॉस्ट नहीं करेगा। अगर आपके सिस्टम के पावर ऑफ होता है, ऑफ होता है तो डाटा लॉस्ट नहीं करेगा, डाटा लॉस्ट, लॉस्ट आपका नहीं करेगा, नहीं करेगा, समझ गया बातों को, नहीं करेगा। ये आपका नॉन वोलेटाइल। कह रहा है यूज टू स्टोर आपका बायोस, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को ये आपका स्टोर करता है। कहता है रोम में जो इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो फर्मवेयर बोलते हैं। यहां मैं लिख भी दिया हूं कि रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं। और इसी को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, मतलब आपका
डज नॉट अपडेट, डज नॉट आपका अपडेट, ठीक है ना। और ये जो आपका फर्मवेयर बना होता है ये हार्डवेयर प्लस में सॉफ्टवेयर से बना होता है। जैसे कि आप जो भी रिमोट देखते हैं, ये तो देख रहे हैं ना रिमोट, इसे सिग्नल निकलता है और ये आपका हार्डवेयर है, मतलब सर्किट कंप्लीट होने के बाद निकलता है सिग्नल। तो मतलब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का आपका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे जितना भी आपका रिमोट होता है ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। ये सब आपको मिल जाएगा उस स्लाइड के साथ ही, आपको वहां पे जाकर के परम बैच में और कंटेंट में सब पड़ा हुआ रहेगा, वहां से आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या कर रहा है उसी के बारे में कुछ और है एडवांस। देखिए जैसे कि आने की रोम का जो टाइप होता है ये कौन कौन होता है आपका, तो रोम के लिए आपका आने की पी रोम, पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसको एडिट जो है नहीं किया जा सकता है। अगला है ईपी रोम, ईपी रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल आपका रीड ओनली मेमोरी होता है, और इसमें आपका एडिट करना पॉसिबल होता है। किसके माध्यम से? तो यूवी रे के माध्यम से, आने की अल्ट्रा वायलेट रे के माध्यम से। और बाई आपका किसके द्वारा? मैन्युफैक्चरर के द्वारा किया जा सकता है, मतलब हम आप नहीं कर सकते, जो उसको मैन्युफैक्चर किया बनाया है वही कर सकता है। अगला हमारा है डबल ईपी रोम, मतलब आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली आपका मेमोरी। यहाँ आपका है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। और ये आपका कह रहा है मैन्युफैक्चर के द्वारा, जो मैन्युफैक्चर इसको किया है उसके द्वारा इसमें भी आपका एडिट किया जा सकता है, एडिट करना आपका पॉसिबल है, लेकिन किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से इसमें एडिट किया जा सकता है। और इसी का डबल ईपी का जो एडवांस फॉर्म होता है, आने की एडवांस जो फॉर्म होता है आपका क्या होता है? आने की फ्लैश मेमोरी, जैसे कि आपका पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी हो गया, मेमोरी कार्ड, और एसएसडी आने की सॉलिड स्टेट आपका ड्राइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉलिड स्टेट आपका ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये सब चीजें आपका अवेलेबल है। अगला देखिए, अगला जो आपका 78 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आपका कंटेंट लेजर, मतलब इसमें से कौन है जिसके अंदर जो है आपका लेजर है। तो लेजर किसके अंदर है? आपका सीडी ड्राइव के अंदर आपका लेजर जो है अवेलेबल है, आने की कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर। और आपका क्या क्या हो जाएगा? तो जैसे कि आपका आने की सीडी हो गया, इसके अंदर लेजर होता है, आपका डीवीडी हो गया, इसके अंदर होता है, और आपका जैसे कि आपका ब्लू आपका रे आपका डिस्क, इसके भी अंदर आपका क्या होता है? लेजर होता है। तो बस आपको ये याद रख लीजिए, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी आसपास से आपका क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 3 चीज पे बनता है। एगो आपका असेंबलर, इंटरप्रेटर और आपका कंपाइलर। एक बार अभी मैं बता देता हूं 5 मिनट के अंदर, इसके बाद कभी भी आपका क्वेश्चन असेंबलर और आपका क्या बोलते हैं कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर से गलत नहीं होगा एग्जाम में, इस बात का गारंटी है। देखिए क्या कह रहा है 79 नंबर, कह रहा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट आपका कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज, किसको? मतलब एगो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदल रहा है। मतलब जो भी आने की प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को, यहां देखिए असेंबली लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज का मतलब समझते क्या होता है आपका? तो आपका 0 या 1 होता है। मशीन लैंग्वेज का मतलब कितना होता है? 0 या 1। इसको जो असेंबली लैंग्वेज को, यहां लैंग्वेज लिख लीजिए, असेंबली जो आपका लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज में बदलता है ये हमारा क्या होता है? असेंबलर होता है। असेंबलर होता है। क्या था आपका? असेंबलर। यही कह रहा है असेंबली लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज में बदलता है वो क्या होता है? असेंबलर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसी तरह से और आपका एक क्या है? कंपाइलर, और दूसरा हमारा क्या है? इंटरप्रेटर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसके बारे में हम यहाँ तीनों के बारे में चर्चा कर लिए। तो हम इसके बारे में तो असेंबली लैंग्वेज असेंबलर के बारे में बता दिए। असेंबलर का काम आपका क्या था? तो जो आपका असेंबली लैंग्वेज था, असेंबली लैंग्वेज को किसमें बदलना? आपका मशीन लैंग्वेज में। इसका काम क्या था आपका? मशीन लैंग्वेज
मशीन लैंग्वेज बोलिए या फिर 0-1 बोलिए, ठीक है ना। इसी को हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, मतलब इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, लो लेवल हम लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा कंपाइलर है। देखिए कंपाइलर का काम क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूं, यहां नीचे लिखता हूं, देखिए इधर लिखता हूं। देखिए कंपाइलर का काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई आपका लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज को किसमें बदलता है ये, तो लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। ये किसमें बदलता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। लेकिन इसका खास बात क्या होता है, एक ही बार में पूरा को बदल देता है। क्या करता है ये, एक ही बार में, मैं यहां दूसरा पेन से लिख देता हूं, लीजिए, एक ही बार में ये जो कंपाइलर होता है ये एक ही बार में पूरा को बदल देता है, बदल देता है। समझ गया बातों को, एक ही बार में पूरा को बदल देता है। तेकर मतलब इंटरप्रेटर क्या होता है सर, ये बताइए। इंटरप्रेटर जो होता है सेम होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को ही लो लेवल में करता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। क्या करता है ये, लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, लिखिए, हाई लेवल आपका लैंग्वेज को किसमें करता है, आपका लो लेवल लैंग्वेज में, लेकिन लाइन बाय लाइन करता है। ये कैसे करता है, आपका लाइन बाय लाइन। ये कैसे करता है कन्वर्ट, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय आपका लाइन, या ये भी बोल सकते हैं आपका लाइन बाय लाइन बोलिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, या लाइन बाय लाइन बोलिए, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है तो हमारा इंटरप्रेटर, और एक ही बार में कर देता है कन्वर्ट, तब क्या होता है, कंपाइलर होता है। समझ गए, यही चीज यहां दिया हुआ है। और ये जो हमारा होता है सोर्स कोड होता है, और सोर्स कोड को जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है, ये मशीन लैंग्वेज आने की 0 और 1 में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। इतना बात को आप अच्छे से समझ गए ना। यहां से 3 क्वेश्चन बीपीएससी में बना हुआ है, और आपका एक भी क्वेश्चन गलत अब नहीं होगा आने वाले आगे के एग्जाम, ठीक है। चलिए देखिए अगला हमारा 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज से अभी आपको नहीं पता चला कि आंसर आपका असेंबलर होगा, कि आपका कंपाइलर होगा, कि इंटरप्रेटर होगा, अभी आपको कुछ नहीं पता चला। आगे पढ़िए, प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट आपका मशीन लैंग्वेज, यहां लाइन बाय लाइन या फिर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कहीं कुछ बोल रहा है, नहीं ना बोल रहा है, तो एक मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंपाइलर हो जाएगा। कंपाइलर क्या कर रहा था आपका, कि जस्ट आपका हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कर रहा था, आपका लो लेवल लैंग्वेज आने के आपका 0 और 1। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या क्या आपका होता है, जैसे कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, यानी कि पाइथन हो गया, ठीक है। ये सब आपका क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है। जब हम लैंग्वेज पढ़ाएंगे तो ये सब भी हम आपको बताएंगे। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है, कह रहा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट आपका ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। और यहां पे कह रहा है स्टेटमेंट बाय आपका स्टेटमेंट, आने की स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट बोले, या फिर आपका लाइन आने की लाइन बाय लाइन बोले, इस दोनों के केस में आपका आंसर क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या लाइन बाय लाइन नहीं बोला रहता, सीधे कन्वर्ट करता, तब आंसर क्या होता, कंपाइलर होता, ठीक है। और जब ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन या बाइनरी की बात करता, यानी कि असेंबली लैंग्वेज से, तब आपका आंसर असेंबलर होता। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज आपका नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब यहां पे जो ऑप्शन दिया है इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन नहीं है।
तो इसमें से आपका लाइनेक्स और विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ओरेकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपका डीबीएमएस है या आरडीबीएमएस बोल सकते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका ओरेकल जो है ये क्या है आपका आने की डीबीएमएस आरडीबीएमएस मतलब आपका रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या आपका, मैं यहां पे लिख देता हूं, लीजिए ये क्या आपका रिलेशनल आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या आपका रिलेशनल डाटाबेस आपका मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपका ओरेकल है। यहां पे ये क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। लिख लीजिए, क्वेश्चन बनता है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ये आपका ऑपरेटिंग और ये आपका सिस्टम हो गया। इसका काम क्या होता है, तो यूजर एंड हार्डवेयर के बीच, यूजर एंड हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है। समझ गए बातों को, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे हम कुछ और आपको एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपका बहुत कुछ आता है, जैसे कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा और यूटिलिटी भी आएगा। ये हम आपको मतलब सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ाएंगे, अभी जस्ट हम आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। देखिए जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेगा तो आपका विंडो हो जाएगा, मैक ओएस जो आपका किस कंपनी का होता है, एप्पल का होता है, लाइनेक्स हो जाएगा, युबंतु हो जाएगा और आपका एंड्रॉयड हो जाएगा। ये सब आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना सिस्टम नहीं चल सकता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही उसके ऊपर दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलने में सक्षम होता है कंप्यूटर, या उसको ऑपरेट करने में सक्षम हो पाता है। अगला हमारा क्या, डिवाइस ड्राइवर, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपके मोबाइल में बहुत सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कोई ना कोई पार्टिकुलर काम करने के लिए आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपको पीडीएफ खोलने के लिए अलग है, व्हाट्सएप चलाने के लिए, मैसेज करने के लिए अलग है, फेसबुक के लिए अलग है। तो ये सब हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना भी कंप्यूटर चल सकता है, लेकिन जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा सिस्टम में तो सिस्टम आपका नहीं चल सकता है, ठीक है। देखिए आगे हमारा क्या, यूटिलिटी आपका सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि जैसे कि उस सिस्टम को स्मूथ वे में चलने देने में आपका मदद करना, या फिर उसको आउट जो मतलब बाहरी से जो उसको मतलब डेंजर पहुंचाया जाएगा, मतलब वायरस का जो अटैक होगा उससे बचाने के लिए जो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम में, वही हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया कि जो हमारा एंटीवायरस है ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर में आने वाले वायरस से उसको बचाना, आने की प्रोटेक्ट करना। तो ये सब चीजों को आपको एक बार ध्यान रखना है। जैसे कि ये भी प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा एमएस ऑफिस है इसके अंदर मेन 3 चीज होता है। जो हमारा एमएस आपका वर्ड होता है, ठीक है, उसके बाद एमएस एक्सेल होता है और उसके बाद एमएस आपका पावर पॉइंट होता है। ये सब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला यहाँ पे वही बात आ रहा है जो हम आपको एक बार बता दिए, घुमा फिरा करके 3 क्वेश्चन, एक सिंपल कंसेप्ट से 3 क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में। कह रहा है सॉफ्टवेयर डेट आपका रन ऑन आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर वो रन करता है, एंड सर्विस एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। मतलब वो खुद पहले हार्डवेयर के अंदर जाता है और वो दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने में मदद करता है। तो इसके मतलब उसका नाम क्या होगा, ऑपरेटिंग आपका क्या होगा, सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यही दूसरे सॉफ्टवेयर को, आने की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने देने में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हालांकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, इसीलिए यहां हम सिस्टम सॉफ्टवेयर आंसर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज आपका नॉट आपका सिस्टम टूल।
तो इसमें से सिस्टम टूल कौन नहीं है? सिस्टम टूल कहने का क्या मतलब कि हम उसे अपने सिस्टम में किसी न किसी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो हमारा सिस्टम टूल होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है आपका, अन्य की स्कैन डिस्क। तो स्कैन डिस्क का प्रयोग हम इसलिए करते हैं, जो हमारा डिस्क है ना उसको स्कैन करने के लिए, ताकि कौन सा डाटा कहाँ है ये हमें पता चल सके, या उसको स्कैन करके ये बता सके कि इसमें कितना फॉल्ट है, क्या है, कहाँ है, नहीं है, वो चीजों को बता सके। तो स्कैन डिस्क से क्या करते हैं, हम डिस्क को स्कैन करते हैं। क्या करते हैं? डिस्क को स्कैन करते हैं, स्कैन करते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी भी पार्टिकुलर स्पेस को इम्प्टी करना, मतलब खाली करना, बोलते हैं ना हम फॉर्मेट मार दिए, मतलब जो भी डाटा था आपके पास उसको डिलीट कर दिए। तो मतलब क्या, कोई भी, मैं यहां लिख देता हूं हिंदी में, लीजिए, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका कोई भी पार्टिकुलर स्पेस को इम्प्टी करने के लिए, पार्टिकुलर स्पेस को इम्प्टी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, यानी कि खाली करने के लिए। तो इसका मतलब ए और बी दोनों हमारा क्या, सिस्टम टूल है, लेकिन क्या ये फोल्डर जो है सिस्टम टूल है? नहीं। इसमें हम अलग अलग डॉक्यूमेंट को रखने के लिए नया नया फोल्डर बनाते फिरते हैं। मतलब इसका मतलब फोल्डर जो है हमारा, ये कोई भी टूल नहीं है, हम उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यही चीज यहाँ पे रिपीट हो रहा है फिर से। देखिए यहाँ पे हम ये सब एक्चुअली बाद में भी हम कराएंगे, एक बार आपको करवा दिए, इसीलिए बस इतना ध्यान रखिए कि आपका सॉफ्टवेयर के अंदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, जिसमें आपका विंडो हो जाएगा, मैक हो जाएगा, लाइनेक्स, उबंटू, एंड्रॉयड हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे फोटोशॉप हो गया, गूगल क्रोम हो गया, फोटोशॉप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, वीएलसी मीडिया, यूसी ब्राउजर, ये सब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, जो आपका गूगल क्रोम ये क्या है, तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी में जैसे कि आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, सिस्टम आपका प्रोफाइलर है, वायरस स्कैनर है, एंटीवायरस वाला भी आपका पूछा गया है कि एंटीवायरस क्या है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, यानी कि द की यूज टू डिलीट द आपका फाइल विदाउट अलाउिंग इट टू स्टोर द आपका रिसाइकल बिन। मतलब जैसे क्या है ना कि नॉर्मल तरीके से आप किसी भी चीज को डिलीट करते तो रिसाइकल बिन में जाकर के रुकता है, लेकिन ऐसा कौन सा बटन का आप इस्तेमाल करिएगा, कौन सा की कॉम्बिनेशन का, जो जब आप डिलीट मार दीजिएगा तो कहीं जाकर के रुकने के नाम ही नहीं लेगा, सीधे फरार हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप शिफ्ट के साथ है डिलीट का यूज करते हैं तो कहीं नहीं रुकेगा, रिसाइकल बिन में भी नहीं रुकेगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हम शॉर्टकट की आपके लिए इसमें लगा दिए हैं, इसको याद रख लीजिएगा तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है हम इसको टिक कर देते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। हालांकि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक एक दो है जिसको आप छोड़ सकते हैं, तो ये लिस्ट हम पूरा दिए हैं, आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा। वहां से लेकर के कहाँ मिलेगा, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, आपको एप्लीकेशन पे आपको जाना है परम बैच में, वहां पे कंटेंट के अंदर ये चीजें आपका पड़ा हुआ होगा। ये जितना प्रीवियस ईयर का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा ये सब पीडीएफ वहां फ्री अवेलेबल रहेगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसके लिए क्या होता है, तो यानी कि शिफ्ट प्लस में आपका 7 होता है, स्पेलिंग चेक के लिए आपका क्या होता है, ठीक है, तो F7 होता है। जैसे ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना सेंटेंस का, तो ये होगा। ठीक है, ये जो लाल से जितना रेड कलर किया है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका प्रिंट प्रीव्यू के लिए कितना होता है, कंट्रोल प्लस में आपका F2 होता है। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सुपर स्क्रिप्ट के बारे में देखिए। सुपर कहने का क्या मतलब है ना, कि जैसे आप किसी चीज के ऊपर में पावर लिखते तो सुपर होता है। जैसे कि आप ये इक्वेशन पढ़े, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखते थे ना, तो ये ऊपर में लिख रहे थे, ये सुपर हो गया। और जब इसी को ऐसे लिखते ना, x2 नीचे में लिखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यहाँ दे दीजिए, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में आपका यहाँ प्लस होता है। उसके बाद सब स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस में इजकल टू होता है, या सीधे डायरेक्ट कंट्रोल और इजकल टू दबाइएगा तो वो चीजें आपका क्या हो जाएगा, यानी कि सब स्क्रिप्ट। जब इसको आप सिलेक्ट कर लिए रहिएगा तब के केस में, ठीक है ना।
वहीं यहाँ पे देखिए ओपन करने के लिए विंडो कंट्रोल प्लस में टी और क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस में आपका डब्ल्यू होता है। यहाँ पे देखिए कॉपीराइट के लिए आपका अल्ट कंट्रोल सी होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल डी होता है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई होता है और आपका सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस में 1, डबल लाइन स्पेसिंग होगा तो कंट्रोल प्लस में 2 और 1.5 होगा लाइन स्पेसिंग तो कंट्रोल प्लस में 5 होगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट अगर करंट डेट करना है तो कंट्रोल अल्ट डी होगा, अगर टाइम करना है तो शिफ्ट अल्ट आपका टी होगा। पेज को ब्रेक करना है मतलब पेज को तोड़ करके दूसरे पेज में ले जाना है तो कंट्रोल प्लस में आपका इंटर होता है और जब लाइन को ब्रेक करना है तो शिफ्ट प्लस में इंटर। जब पूरे पेज को तोड़ना है तो कंट्रोल प्लस में इंटर और लाइन को तोड़ना है तो शिफ्ट प्लस में आपको इंटर का प्रयोग करना है। समझ गए बातों को? आगे आइए, आगे कुछ और है आपको इसको देख लीजिएगा। जैसे परमानेंट अगर डिलीट करना है तो यही पूछा गया था ना, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट, और ये क्वेश्चन में पूछा गया जस्ट थोड़ा दिन पहले और ये कंटेंट में हम कभी पढ़ा रखे हैं। सब समझ गए बातों को ना? तो यही देख रहे हैं ना जो शॉर्टकट की दिए हैं, सीधे यहाँ से आया हुआ प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा। अगला है आपका जूम, जो आपको परसेंटेज कितना कर सकते हैं, मिनिमम आप 10 कर सकते हैं, ठीक है। जो हम पेज में काम करते रहते हैं ना आने की एमएस वर्ड में, तो उसको छोटा कितना 10% और मैक्सिमम कितना 500% कर सकते हैं, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका आने की बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका कितना होता है, ये 100% आपका रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। आगे जैसे कि टाइटल बार में आपका टाइटल बार सबसे ऊपर होता है तो इसमें आपका फाइल नेम होता है, ठीक है। 3 गो बटन होता है आपका, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज होता है, रीस्टोर को मैक्सिमाइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिमाइज या फिर क्लोज बटन वहां होता है। मेन्यू बार में आपका जैसे कि कमांड होता है सब, ठीक है। टूल बार हो गया, उसके बाद स्क्रॉल बार होता है जो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है, मतलब आप ऐसे भी स्क्रॉल कर सकते हैं पेज को और ऐसे भी स्क्रॉल कर सकते हैं। अगला कुछ और है देख लीजिए, जैसे टेक्स्ट ब्रैप के लिए आपका पिक्चर प्लस में टेक्स्ट होता है। वाटर मार्क के लिए आप आने की टेक्स्ट वाला भी वाटर मार्क लगा सकते हैं और इमेज वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आपका कॉलम कितना होता है तो 63 को, मतलब ऐसे जो होगा 63 को आपका कॉलम, जैसे 1 2 गो ऐसे 63 को कॉलम, और वो तो बहुत सारा होता है, आपको जितना मर्जी यूज करते रहिए। अगला देखिए, अगला कुछ और है यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए आपका ड्रॉप कैप जो है आपका, ठीक है, इसको बस एक बार पढ़िएगा ना सब आपको याद हो जाएगा। ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है, यानी कि लार्ज इनिशियल लेटर। जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे देखते हैं ना, कोई मैगजीन देखे होगा लिखे तो ऐसे बड़का लेटर से शुरू होता है, उसके बाद फिर छोटा छोटा ABCD ऐसे छोटा छोटा लेटर नहीं होने लगता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप, जो पहला लेटर को बड़ा बना देते हैं। इसमें आपका ड्रॉप कैप में जो बाय डिफॉल्ट होता है कितना, 3 लेटर के बराबर होता है। मतलब मान लीजिए कि छोटका लेटर का हाइट अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये बड़का लेटर का हाइट कितना होगा, तो 30 सेंटीमीटर होगा, ये बाय डिफॉल्ट रहता है। लेकिन इसी ड्रॉप कैप में अगर हम मैक्सिमम की बात करें, सॉरी मिनिमम की बात करें तो 1 लाइन के बराबर होगा और मैक्सिमम जो होगा ड्रॉप कैप में ये 10 लाइन के बराबर होगा। मतलब इसका साइज मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, तो ये 10 लाइन के, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक 10 सेंटीमीटर का हो गया ना, अगर ये हो गया 10 सेंटीमीटर का, 10 आपका सेंटीमीटर, तो इसको मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, तो आप 100 सेंटीमीटर मतलब 10 गुना तक इसको ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका क्या है, कह रहा है कि वे टू आपका सेव, जब डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो आपका 3 गो टाइप होता है, जैसे कि कंट्रोल प्लस में F के माध्यम से भी कर सकते हैं, मतलब F12 के माध्यम से भी कर सकते हैं, सेव एज के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देख लीजिए कुछ और है, जैसे कि पेज जो होता है यानी कि फॉल्ट पेज जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है, ओरिएंटेशन आपका क्या होता है, पोर्ट्रेट रहता है, और इसका लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट का मतलब आपका वर्टिकल और लैंडस्केप का मतलब होता है आपका हॉरिजॉन्टल। तो बाकी सबको भी आप एक बार क्या करिएगा, रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम फॉन्ट की बात करते हैं तो फॉन्ट में जो आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होता है 8 से लेकर के आपका 72 तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फॉन्ट। और जो फॉन्ट का आप मिनिमम जो होता है, मिनिमम जो आप टाइप करके ले सकते हैं वो 1, और मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, तो ये हमारा 1638 पॉइंट होता है। एक प्रश्न पूछा गया है जो आपका यहाँ पे देखते हैं ना, ऐसे फॉन्ट जो खुल करके आता है ऐसे, और इसमें मान लीजिए कि 8 रहता है, फिर मान लीजिए कि 9 ऐसे कुछ लिखा रहता है ना, तो मैक्सिमम आपका 72 तक रहता है। लेकिन जब इसमें आप टाइप करके लीजिएगा तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638 ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है जैसे कि आपको ग्रीन लाइन के लिए आपका, मतलब ग्रीन लाइन जो होता है ग्रामेटिकल एरर के लिए, रेड लाइन होता है स्पेलिंग के लिए, और ब्लू लाइन जो होता है आपका
कंटेक्चुअल आपका स्पेलिंग एरर के लिए आपका ब्लू लाइन होता है, ठीक है। गटर मार्जिन जो होता है ये जब आपका मार्जिन फॉर यानी कि प्रिंटिंग के लिए होता है। गटर मार्जिन का कहने का क्या मतलब, जैसे कि मान लीजिए आप कोई पेज बाइंडिंग, मान लीजिए आपको इसको बाइंडिंग कराना है, तो बाइंडिंग कराने के लिए जब लीजिएगा ना, तो इधर से बाइंडिंग करने के लिए जो जगह छोड़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन बोलते हैं। तो ये गटर मार्जिन एक होता है लेफ्ट से होता है और दूसरा आपका टॉप से होता है, हम आपको बताएंगे प्रिंट। चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन है 86 नंबर। हम यहाँ पे बहुत सारा आपका कंसेप्ट बताने लगे। देखिए कह रहा है आपका द थ्री मेन आपका कंपोनेंट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। तो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का तीन गो आपका मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो आपका मेमोरी होता है, सीपीयू होता है और इनपुट आउटपुट होता है। सीपीयू को हम क्या क्या बोल रहे थे बताइए एक बार, तो प्रोसेसर, प्रोसेसर, माइक्रो, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, और हम इसको क्या बोल रहे थे, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी मतलब स्टोरेज यूनिट होता है, जो हम आपको पूरा का पूरा यूनिट हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद हमारा इनपुट आउटपुट हो गया। चलिए देखिए आपको यहाँ एक चीज और देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 87 नंबर है। कह रहा है क्या आपका, यहाँ पे एफ 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 विल बी द आपका लास्ट मेमोरी लोकेशन इन आपका मेमोरी साइज। मतलब मेमोरी साइज में ये आपका लास्ट लोकेशन इसका क्या होगा। तो यहाँ एफ 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 जो है ये देख रहे हैं 4 गो एफ लिखल, ये आपका किस में है, तो हेक्साडेसिमल में। किसमें आपका, तो हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल आपका नंबर दिखा रहा है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ये आपका कहां से कहां होता है, तो 0 से 9 तक, एंड आपका ए से लेकर के आपका एफ तक होता है। यहाँ पे देखिए आपका होता कैसे, मैं थोड़ा सा एक सेकंड बता देता हूँ। देखिए आपका 0 1 से लेकर के 9 तक जाएगा, फिर आपका ए बी सी, उसके बाद आपका क्या है, तो सी के बाद आपका डी ई एफ। यहीं पे देखिए ए को हम किससे लिखते हैं, तो ए जो होता है हमारा ये 10 होता है। ये कितना होता है 10, ये हमारा 11, ये 12, ये आपका 13 और ये आपका 14 और ये आपका कितना होता है 15 होता है। तो आप ये तो समझ गए कि सर एफ का जो वैल्यू होता है हेक्साडेसिमल में कितना होता है 15 होता है। तो यहाँ पे 15 को लाने के लिए मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या देखिए, एगो एफ है, 2 गो, 3 गो और 4 गो। यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, यहाँ भी आपका 1 1 1 1। अब इसको देखिए ये हमारा बाइंडिंग में मैक्सिमम वैल्यू है। कहने का क्या मतलब, जब इसको तोड़ेंगे तो ये 15, मतलब इसको अगर हम बाइंडिंग में फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा कितना होगा डेसिमल में, हमारा 15 के बराबर होगा। इस एफ का वैल्यू 15 था, मतलब ये भी 15 आ गया, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15। तो यहाँ पे हम पूछे अगर टोटल जो हमारा लाइन एड्रेस हो गया ये कितना हो जाएगा, तो 4 8 16 यानी कि 4 8 12 और आपका 16, टोटल जो यहाँ हो गया कितना 16 हो गया। तो इसका जो होगा मेमोरी साइज कितना होगा, तो मेमोरी साइज आपका 2 के पावर में आपका 16 होगा, जो कितना होता है 65,000 आपका 500 कितना होता है 36 होता है। कितना होता है 65,536, जिसको यहाँ पे कितना, तो 64 के बराबर लिखा गया। कितना के बराबर लिखा गया, तो 64 के इसी को बराबर लिखा है, कितना आने की 64, कितना आने की 64 के ये बराबर लिखा गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, करने का विचार होगा। 2 के पावर 16 ये आपका मेमोरी साइज आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लगभग इतना वैल्यू ये आता है। ठीक है ना, चलिए देखिए इसको एक बार आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हमको एग्जैक्ट ये वैल्यू याद नहीं है, लेकिन ये इसी के अप्रॉक्स आता है, इसलिए हम ये लेते हैं। हमें लग रहा है यही होना चाहिए। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करना यहाँ पे मतलब जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है ना, ये डायरेक्ट आपका वैल्यू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आपका कह रहा है द कॉस्ट ऑफ आपका स्टोरिंग ए आने की बीट मिनिमम इन। तब मतलब जैसे कि आप स्टोरिंग के लिए मतलब स्टोर के लिए जो आप स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं, तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें आप कम कॉस्ट में ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी स्टोरेज जो होता है ना, वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पे जो हमारा कैच और रजिस्टर ये दोनों कैसा है, प्राइमरी स्टोरेज है, प्राइमरी आपका स्टोरेज है। और ये प्राइमरी स्टोरेज आपका और क्या होता है, तो जैसे कि आपका आने की रैम हो गया एंड आपका रोम हो गया, ये सब क्या आपका प्राइमरी स्टोरेज है। तो ये आपका एक्सपेंसिव होता है, कैसा होता है यानी कि महंगा होता है। जो प्राइमरी स्टोरेज होता है
एक्सपेंसिव होता है यानी कि कॉस्टली होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक टैब है ना, ये कैसा स्टोरेज है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी आपका स्टोरेज है, स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो ये कैसा होता है, इनएक्सपेंसिव होता है। कैसा होता है आपका ये, इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव होता है यानी कि ये सस्ता होता है। तो कॉस्ट के हिसाब से आपका मिनिमम क्या लगेगा, तो आने की मैग्नेटिक टैब में स्टोर करना आपका मिनिमम होता है। एक बात और यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है, जो हमारा मैग्नेटिक टैब है ये कैसा होता है, तो सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस होता है। कैसा होता है आपका, सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल स्टोरेज, स्टोरेज डिवाइस है, सीक्वेंशियल आपका स्टोरेज डिवाइस है। कैसा है आपका, सीक्वेंशियल आपका स्टोरेज डिवाइस है। एग्जाम में पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। और यहाँ पे रैम और रोम जो दिख रहे हैं आपका क्या, सॉरी कैश रैम, ये सब आपका प्राइमरी स्टोरेज है, मतलब एक्सपेंसिव, महंगा होता है। ये रजिस्टर जो होता है आपका फर्स्ट, सबसे ज्यादा पूरे कंप्यूटर में जो आपका मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं कि उसको, स्पीड जो होता है ये आपका रजिस्टर की होता है। मतलब आपका फर्स्ट आपका हाईएस्ट, ऐसे लिख लीजिए आपका फर्स्ट हाईएस्ट, हाईएस्ट आपका स्पीड किसका होता है, स्पीड जो होता है आपका इसी का होता है, रजिस्टर का। और सेकेंड जो आपका हाईएस्ट स्पीड, हाईएस्ट जो आपका स्पीड होता है किसका होता है आपका, मतलब कैश का। और थर्ड नंबर का जो होता है, यहां लिख लीजिए, थर्ड नंबर का किसका होता है आपका, रैम का बोलिए या फिर मेन मेमोरी का भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इतना हम आपको फैक्ट बता देंगे ना, और इतना कुछ पढ़ा देंगे आपको इजी वे में सब कुछ, कि आप बड़ी आराम से मैक्सिमम क्वेश्चन को बना लीजिएगा। समझ गया बातों को ना, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए एकदम इजी वे में, ऐसा नहीं कि हमको भारी भरकम एकदम पढ़ा करके ऐसा कि आपको समझे में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एकदम इजी वे में पूरा कंप्यूटर हम आपको पढ़ा देंगे। जितना भी आपका सिलेबस टॉपिक से जहां जहां से टच किया है, वो सब के सब इजी वे में कैसे पढ़ाता है ना, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेना। बहुत जगह आप पढ़े हुए घूम घूम करके कंप्यूटर साइंस, एक बार यहाँ भी पढ़ के देख लीजिए, आपको फील आ जाएगा कंप्यूटर साइंस का। देखिए यहाँ पे क्या लिखा आपका, टेरा। टेरा मीन्स क्या होता है, पहले हम इसका पूरा आपको चार्ट दिखा देते हैं, उसके बाद विद इन सेकेंड आप इसका आंसर दे दीजिएगा। देखिए ध्यान से, पहले देखिए, अब यहाँ जितना लिख दिए है ना, मेमोरी के स्टोरेज से क्वेश्चन आएगा तो इसी पेज से दिखेगा, इससे हटके नहीं दिखेगा। इस बात का श्योर समझ लीजिए। देखिए ये क्या आपका बिट, बिट का मतलब अब क्या होता है, बाइनरी डिजिट यानी कि 0 या 1 होता है। निब्बल में कितना होता है आपका, 4 बिट्स होता है। और एक आपका बाइट में आपका कितना होता है, 8 बिट होता है। एक बार प्रश्न पूछा गया कि एक निब्बल यानी कि एक निब्बल बराबर आपका कितना होता है, तो एक निब्बल बराबर आपका हाफ क्या होगा, बाइट। हाफ आपका क्या होगा, तो बाइट होगा एक निब्बल के बराबर। अब यहाँ पे सीक्वेंस आपको याद रखना है, नीचे की तरफ बढ़ते जा रहा है, मतलब केबी के बाद एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी, फिर ईबी, उसके बाद जेडबी, तब आपका वाईबी। मतलब पहले जोटा बाइट, उसके बाद आपका योटा बाइट। यहीं पे ज्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं, उस होते पहले वाई वाला होगा बाद में जेड वाला, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले जेड वाला तब आपका वाई वाला होता है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या आपका मतलब एक केबी बराबर कितना होता है, 1024 आपका बाइट होता है। तो ये चीजें आपका बढ़ते जा रहा है। अब यही चीज को अगर आपसे पूछ लेगा कि बाइनरी मेमोरी यूनिट बताने के लिए, तो 2 के पावर आप 10 से शुरू करेंगे, मतलब एक आपका किलो बाइट बराबर बाइनरी में पूछेगा तो 2 के पावर आपका कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर आपका कितना हो जाएगा, तो 10। फिर उसके बाद 2 के पावर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मतलब पहले ये सीक्वेंस लिख लेना है, उसके बाद ये सीक्वेंस लिखना है, फिर ये सीक्वेंस लिख लेना है। उसके बाद इसी चीज को डेसिमल में पूछ ले तो 2 के आने की 10 के पावर आपका 3, फिर उसके बाद 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और आपका 27 आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा था, अगर एक किलो बाइट में पूछता था आपका 2 के पावर 10, मेगा में पूछता तो 20, गीगा में पूछता तो 30, और टेरा में पूछता तो 40, और अगर पेटा में पूछता तो 50, एक्जा में पूछता तो 60, जोटा में पूछता तो 70, और योटा में पूछता तब आपका 80।
पूछा आपका क्या, टेराबाइट में, ये प्रश्न पूछा है ना। और ये देखिए, ये नोट से आपका प्रश्न फंसा हुआ है डायरेक्ट, समझ गया बातों को। अब इसका आंसर नहीं दे दिए, क्या देखिए क्या पूछ रहा है, टेरा मीन्स 10 टू दी पावर कितना, 40। समझ गया बातों को। अगर और भी इसमें से कोई भी उठा पटक करके पूछेगा ना, तो आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। समझ गया बात को। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन। देखिए इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं, ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब आइए देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है विच ऑफ द आपका फ्लोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इनसाइड आपका रिसाइड ऑलवेज इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कहने का क्या मतलब, आपका रैम, आपका रैम जो होता है ये क्या आपका मेन मेमोरी है। रैम क्या आपका मेन मेमोरी है। कह रहा है रिसाइड इनसाइड आपका रैम। तो रैम के अंदर कौन रहता है, तो रैम के अंदर आपका लोडर रहता है। क्या रहता है, रैम के अंदर, रिसाइड इनसाइड आपका मेन मेमोरी। तो ये लोडर जो है आपका, ये कहाँ रहता है आपका, तो ये रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के अंदर रहता है, अंदर आपका रहता है। लेकिन इसका काम क्या होता है, यानी कि जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, उसको उसमें लोड करना, यानी कि लोडर का काम क्या होता है, लोड करना। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए फिर हम आपको 20 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं, लेकिन इसको आपको 20 क्वेश्चन नहीं मानना है। अगर हम आते टिक लगा देते 20 क्वेश्चन में, आप बता देते ऐसे ऐसे होता है, तो आपको कुछ नहीं पला पड़ता है। लेकिन इसको 20 नहीं, आप 50 क्वेश्चन से भी ज्यादा मान सकते हैं, और कंसेप्ट मान सकते हैं। समझ गए बातों को ना। देखिए ये सब आपका कंसेप्ट है। तो अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप बीपीएससी 3.0 दे रहे हैं या 4.0 आपको देना है आगे, या स्टेट देने वाले हैं, तो तुरंत हमारे साथ जुड़िए। आपको ये प्रश्न तो कराएंगे ही, लेकिन प्रश्न कराने से पहले इस तरीके से हम आपको थ्योरी दे देंगे कि आप प्रश्न में चलते ही खुद ही टिक लगाते हुए आगे बढ़ जाइएगा। समझ गया बातों को ना। तो स्टडी मटेरियल भी हम आपको जो जरूरत है कुछ A4 साइज में भी देंगे, और उसके बाद बोर्ड PDF जितना पढ़ाएंगे वो सब देंगे। ये हमारा परम बैच है, और नाव मात्र का फीस रखा गया मात्र कितना 499। और ये बैच एकदम आपको मतलब बहुत मतलब इफेक्टिव बैच होगा आपके लिए। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो एक जगह मतलब सब कंटेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। ऐसा नहीं कि 2 वीडियो वहां से 2 वीडियो वहां से, ऐसे पढ़ने से आपका मेरिट कैसे बनेगा। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पूरा तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरा मेहनत करेंगे आपके साथ, आप भी मेरे साथ मेहनत करिएगा तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट करके बताइएगा। हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के जल्दी आएंगे, और जब हमारा TRE 2 का खत्म हो जाएगा फिर हम TRE 1 वाला भी करवा देंगे, और कुछ कुछ वीडियो यूट्यूब पे आते रहेगा। बाकी आपको पूरा कोर्स जो है जस्ट स्टार्ट हो रहा है आपका एप्लीकेशन पे, आप आइए जुड़िए और हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।